10th के भूगोल के स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 5 देखेंगे। इसमें हम लोग को पढ़ना है बिहार के बारे में, बिहार के कृषि एवं वन संसाधन के बारे में। तो कृषि और वन संसाधन की बात करेंगे तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन पूरे हम लोग भारत को देखे थे। ठीक है, भारत में कृषि और वन संसाधन देखे थे, लेकिन अब हम लोग सिर्फ बिहार के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए कि ये बिहार बोर्ड का भूगोल है, इसीलिए इस चैप्टर को दिया गया है। ठीक है, बिहार के बारे में जानना हम लोग के लिए आवश्यक हो जाता है। तो अब यहाँ से पढ़ेंगे कृषि एवं वन संसाधन। तो सबसे पहले तो हम लोग जान चुके हैं कृषि क्या होता है, संसाधन क्या होता है और वन क्या होता है। अब उसी को हम लोग बिहार में पढ़ेंगे कि वो कृषि कैसा है बिहार का, वन कैसा है बिहार का, ये सब बारे में जानेंगे। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, मतलब यहाँ पर बिहार में क्या होता है, कृषि ज़्यादातर बोया जाता है। ठीक है, कृषि खेती किया जाता है। 80% आबादी कृषि पर निर्भर है, मतलब 80%, अगर 100 में से 80% का बात करें तो 80% सिर्फ किस पर डिपेंड करता है लोग यहाँ का, तो कृषि पर ही निर्भर रहता है लोग। झारखंड के अलग हो जाने के बाद, झारखंड जब अलग हुआ था बिहार से, उस टाइम क्या होता, कृषि का महत्व और बिहार में बढ़ गया था। ठीक है, 1990 से 1951 में यहाँ 48.88% भूमि पर कृषि किया जाता था। कब का बात हो रहा है, तो 1990 से 1951 में 48.88% भूमि पर कृषि किया जाता। अभी यही 2005 और 2006 में बढ़कर कितना हो गया, तो 59.37% हो गया। यहाँ पर 4 प्रकार के फसलें उगाई जाती है। कौन कौन सा, भदई, अगहानी, रबी। अगहानी को एक खरीफ फसल बोलते हैं, गर्मा। यह हम लोग 4 प्रकार का देखेंगे जो कि बिहार में फसल उगाया जाता है। तो भदई फसल किसको बोलते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला शुरुआत देखो, भदई फसल का शुरुआत कब होता है, तो इस बात को याद रखना है, मई और जून में भदई फसल का शुरुआत किया जाता है। उसके बाद इसका कटाई कब होता है, तो अगस्त सितंबर में इसका कटाई कर लिया जाता है। इसमें कौन कौन सा फसल आता है, तो धान आता है, ज्वार आता है, बजरा आता है, मकई आता है, अतिरिक्त जूट और सब्जी की खेती के समय भी कि इसमें सब्जी वगैरह भी उगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ पढ़ लेते हैं। बिहार के गहन खेती की जाती है। गहन खेती का मतलब क्या होता है कि तेजी, मतलब कम समय में ज़्यादा खेती कर लेना, साल में मतलब 2 से 3 बार खेती कर लेना, उसी को हम लोग गहन खेती कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है अगहानी। अगहानी फसल को क्या कहते हैं, और खरीफ फसल भी इसको कहते हैं, जो खरीफ फसल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। खरीफ फसल कब होता है, विंटर के टाइम में होता है। ठीक है, यह बिहार का सबसे क्या होता है, महत्वपूर्ण फसल है। आधी से अधिक कृषिग्रस्त भूमि, जो आधी से अधिक भूमि है जो कृषि फसल उगाया जाता है, वो बिहार में कहाँ पे, वो अगहानी फसल उस पर उगाई जाती है, आधी से अधिक कृषि पे। ठीक है, यह फसल का महत्व है, जून से अगस्त तक लगाई जाती है। कब बोया जाता है, तो जून से अगस्त में बोया जाता है। और काटा कब जाता है, तो नवंबर दिसंबर में, जो ठंडा का समय होता है, इसलिए इसको विंटर भी कहते हैं। इस टाइम काटा जाता है, नवंबर से और दिसंबर में इसको काटा जाता है। इसमें कौन कौन सा फसल आता है, तो धान आ जाएगा, इसमें भी ज्वार आ जाएगा, बजरा आ जाएगा, अरहर आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा। इस सब के मुख्य पैदावार है। ठीक है, अगहनी में। ठीक है, अरहर और गन्ना साल भर में तैयार होता है। अरहर और गन्ना कितना साल में तैयार होता है, तो साल भर में अरहर और गन्ना तैयार होता है। हम लोग रबी फसल के बारे में जानेंगे। तो रबी फसल को पहले भी हम लोग जान चुके हैं। ये कब बोया जाता है, तो अक्टूबर नवंबर के मंथ में इसको बोया जाता है, और इसको काटा कब जाता है, अप्रैल के मंथ में इसको काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन सा फसल होता है, तो गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन, इस फसल का खास उपज होता है रबी में। ठीक है, अब गर्मा फसल, मतलब ये समर सीजन में होता है, गर्मी के दिनों में, इसलिए इसको गर्मा फसल कहते हैं। इस फसल को गर्मी के मौसम में उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहीं पर, इसलिए कि सिंचाई क्या, पानी नहीं रहेगा तो हम लोग सिंचाई नहीं कर पाएंगे, बारिश तो होती नहीं है, इसलिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। फिर निम्न भूमि जहाँ स्थानीय जल स्रोतों का मिट्टी गीली हो, ठीक है, वैसा मिट्टी पर उगाया जाता है जहाँ पे मिट्टी क्या हो, हमेशा गीली हो। ठीक है, उसमें पानी का नमी रहे रहती है। इस फसल में गरमा धान भी इसमें उगाया जाता है, ग्रीष्मकालीन सब्जियां वगैरह बोया जाता है। बिहार के प्रमुख फसलों में धान, गेहूँ, प्रमुख फसल क्या क्या है, धान है, गेहूँ है, मकई है,
जौ है, गन्ना है, तंबाकू है, महुआ है, ज्वार है, दलहन है, तिलहन, ये सब क्या है, प्रमुख फसल है बिहार का। ठीक है। इसके अतिरिक्त सब्जी भी बोया जाता है, फल फूल बोया जाता है, बड़े पैमाने पर की जाती है। मानचित्र इतना, एक मानचित्र आगे आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे बिहार कृषि प्रदेशों में दिखाया गया है, कृषि प्रदेश फसलों की समूह को दर्शाया गया उसमें, उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब खदान फसल है उसको बोलते हैं जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, खाने के लिए जो फसल उगाते हैं उसको हम लोग खदान फसल करते हैं। जैसे धान का खेती, तो सबसे पहले इसमें धान का खेती पढ़ेंगे, धान के बारे में। तो धान बिहार का खदान फसल है। इसको क्या होता है, धान मतलब खाने के लिए बोया जाता है, महत्वपूर्ण फसल है। भदई, अगहनी तथा गरमा अर्थात 3 फसलें लगाई जाती है। मतलब इसमें 3 फसल में भी धान बोया जा सकता है, भदई में भी, अगहनी में भी, गरमा में भी। ठीक है। और इसकी खेती राज्य के सभी भागों में होती है। इसकी खेती राज्य के जितना भाग है, हम लोग बिहार में, बिहार जो राज्य है इसमें जितना भाग है सारा जगह इसकी खेती की जाती है। 2006 में बात करें, 2007 में, तो 33.54 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसका खेती की जाती थी। लगभग कितना टन धान उत्पन्न होता था, लगभग 50 लाख टन धान उत्पादन किया जाता था। ठीक है। ये देखो उत्तरी और पूर्वी भागों में, अगर बिहार का जो नक्शा है, बिहार का नक्शा में जो उत्तर और पूरब की तरफ भाग है, ठीक है, वहाँ में भदई धान की खेती की जाती है। ठीक है, वहाँ पे क्या भदई धान की खेती की जाती है। जबकि अगहनी धान की खेती कौन सा, तो पूरब राज्य में किया जाता है, जो पूरब राज्य के जो पूरब साइड है उसमें किया जाता है। ठीक है। धान का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो पश्चिमी चंपारण। अब जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर अब डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ पे होता है सबसे अधिक धान का उत्पादन, तो पश्चिम चंपारण में, रोहतास में, औरंगाबाद में होता है। ठीक है। इन 3 जिलों में बिहार का 18% धान उत्पादन किया जाता है, इसी 3 जिलों में। ठीक है। पहले स्थान पर कौन आता है, तो पश्चिम चंपारण, और रोहतास और औरंगाबाद दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। ठीक है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट। अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो रोहतास अव्वल है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन कहाँ पे कृषि होता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, तो रोहतास में। ठीक है। अब आते हैं गेहूं के फसल पे। ये भी हम लोग खाने वाला फसल है। खदान फसल में धान के बाद क्या आता है, दूसरा महत्वपूर्ण फसल गेहूं आता है। ठीक है। यह रबी फसल के मुख्य उत्पादन, तो रबी फसल में आता है गेहूं। 2006 और 2007 का बात करेंगे तो उस टाइम कुल 20.5 लाख हेक्टेयर, लगभग 20 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। 2006 और 2007 का बात हो रहा है। विगत कई वर्ष, मतलब बहुत बीते वर्षों में गेहूं का उत्पादन और क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब आगे बढ़ते जा रहा है। इसका मुख्य कारण अब धान की कटाई के बाद, इसका मुख्य कारण क्या है, अब धान की कटाई के बाद अब क्या होता है, खेत को परती नहीं छोड़ा जाता है, उसमें क्या किया जाता है, सिंचाई करके गेहूं उगाया जाता है। ठीक है। पहले क्या करते थे लोग, धान बोकर परती छोड़ देते थे खेत, लेकिन अब वैसा नहीं होता है। इसका कारण ये भी है कि सिंचाई आसानी से हो पाता है, उर्वरक वगैरह देकर उसको खेती आसानी से कर पाते हैं गेहूं का। इस फसल का बुआई कब होता है, तो नवंबर दिसंबर में हम लोग पहले ही बढ़ चुके हैं। और कब कटाई कब होता है, तो मार्च और अप्रैल में काटा जाता है। और 2006-2007 में उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता था, तो रोहतास जिले में प्रथम उत्पादन होता था। जो रोहतास जिला है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था। ठीक है। वर्ष 4 लाख, कितना 4 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किया जाता, मतलब 136,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन इसका होता था। और कितना ग्राम प्रति हेक्टेयर होता था, तो 2965.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में इतना किलोग्राम गेहूं का अनाज पैदावार होता था। बात है मक्का तीसरा स्थान आता है। अगर बिहार के खेती के बारे में, कृषि के बारे में बात करेंगे तो मक्का तीसरा स्थान पे आता है। ठीक है। ये कब, ये कौन सा खेती में, कौन सा कृषि होता है, भदई में। ठीक है, भदई के मौसम में इसको बोया जाता है। भदई या अगहनी या रबी, या मतलब ये चारों फसलों में ये बोया जाता है। भदई में भी, अगहनी में भी, रबी में भी और गरमा में भी। ठीक है, इसको चारों फसल में बो सकते हैं, किसी में भी, मतलब ये कभी भी मकई उगा सकते हैं। सिंचाई की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए तो हम लोग आसानी से उगा सकते हैं। उत्पादन में
के दृष्टि से वृद्धि हुई है, मतलब सिंचाई की वजह से, चाहे बीज के उत्तम, मतलब उत्तम किस्म के बीज, मतलब अच्छे किस्म के बीज बोया जा रहा है, इसलिए क्या हुआ है कि बहुत वृद्धि हुई है मक्के की खेती में। इसका उत्पादन 2006 और 2007 में कितना था, तो 798.31 हजार मेट्रिक टन था। इससे अधिक उत्पादन खगड़िया जिला में होता था। सबसे अधिक कहाँ पे होता था, खगड़िया जिला में होता है, ठीक है। जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन है, तो समस्तीपुर और बेगूसराय में इसका उत्पादन होता है। अब पढ़ेंगे मोटे अनाज के बारे में, ठीक है। तो मोटे अनाज में हम लोग पढ़े थे क्या क्या होता है, महुआ आता है, मिलेट आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, सम्मिलित किया जाता है, ये सब मोटे अनाज में आता है, ठीक है। जिसकी खेती 2006 में कितना होता था, तो 46.71 हजार हेक्टेयर में हुई थी, ठीक है। इतना हेक्टेयर में इसकी खेती की गई थी, मतलब इतना जमीन पर इसकी खेती की गई। इसका उत्पादन कुल कितना हुआ था, 45.07 हजार मीट्रिक टन हुआ था, ठीक है। क्योंकि मधुबनी ये क्या एक मापक है, जो कि मापक बताता है कितना टन उत्पादन हुआ था। मधुबनी जिला में मोटे अनाज का उत्पादन प्रथम स्थान रखता है। कौन सा जिला, मधुबनी जिला में मोटे अनाज का उत्पादन प्रथम स्थान रखता है। किशनगंज दूसरे स्थान पे है, ठीक है। अब देखेंगे तिलहन के बारे में। तिलहन में क्या क्या जाता है, जिससे तेल निकलता है, तो राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी, कुसुम, रेड़ी, तिल, मूंगफली मुख्य रूप से तिलहन के फसलें है, ठीक है। किंतु तेल के निकालने के प्रमुख रूप से क्या है, सरसों, राई और तीसी से निकलता है। ये दिया हुआ प्रमुख फसलों का क्षेत्र, कौन कौन सा फसल, जैसे राइस कहाँ कहाँ पे होता है, राइस है यहाँ पे, वीट है, राइस दोनों होता है। मेज मतलब मकई और गेहूं का खेती और चावल का खेती यहाँ पे होता है। सूरजमुखी, ये 4 चीज़ों से तेल का उत्पादन ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। अगर 2006 और 2007 में बात करेंगे तो 140.6 हजार हेक्टेयर भूमि पर तिलहन की खेती की गई थी तथा कुल उत्पादन कितना हुआ था, तो 149 हजार मीट्रिक टन था, ठीक है। इसका उत्पादन इतना था, ठीक। तिलहन उत्पादन में सबसे आगे कौन सा, तो पश्चिम चंपारण, कौन सा जिला सबसे आगे है, तो पश्चिम चंपारण सबसे आगे है। इसके बाद बेगूसराय आ जाता है, पूर्णिया आ जाता है, सहरसा का स्थान आता है, ठीक है। तिलहन की 2 फसलें कौन कौन सा, रबी में कौन कौन सा फसल उगाई जाती है, तो राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी। वैसे ही दूसरी खरीफ में कौन कौन सा तेल होता है, तो तिल होता है, सूरजमुखी भी होता है, मूंगफली की खेती की जाती है। और हम लोग दलहन के बारे में पढ़ेंगे। दलहन मतलब पल्स, जिससे दाल हम लोग का बनता है, उसी को हम लोग दलहन में बोलते हैं। दलहन में कौन कौन सा आ जाता है फसल, तो चना, मसूर, खेसरी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द, कुर्थी प्रमुख फसलें हैं दलहन का, ठीक है। इसमें चना हो गया, मसूर हो गया, खेसरी हो गया, मटर, गर्मा, मूंग, मतलब गर्मा फसल में आ जाता है ये सब। कौन कौन सा, चना, मूंग, खेसरी, मटर। और मूंग जो है वो क्या, रबी फसल में आता है। दलहन जो है, दलहन फसलें है। जबकि अरहर और मूंग खरीफ फसल में आता है। खरीफ फसल में कौन कौन सा आता है, तो अरहर और मूंग खरीफ फसल में बोया जाता है। और 2007 और 2006 का बात करें तो बिहार में रबी दलहन की खेती कितना होता था, तो 519.6 हजार हेक्टेयर भूमि पर इसका उत्पादन किया जाता था, ठीक है। इसका पैदावार कितना होता था, ठीक है, तो उत्पादन इसका कितना था, 372 हजार मीट्रिक टन था, ठीक है। इसी प्रकार खरीफ दलहन का कितना हेक्टेयर में इसका खेती किया जाता था, तो 87.26 हजार हेक्टेयर में खेती किया जाता था। इसका उत्पादन कितना था, तो 74 हजार मीट्रिक टन था, ठीक है। दलहन उत्पादन में पटना जिला का स्थान सबसे आगे आ जाता है। दलहन उत्पादन में कौन सा जिला सबसे आगे है, तो पटना जिला, ठीक है। जबकि औरंगाबाद और कैमूर दूसरे और तीसरे स्थान पर है। देखो इसमें सिंपल याद क्या रखना रहता है कि दलहन का खेती के बारे में पूछेगा। दलहन की खेती दोनों में होता है, ठीक है। कौन कौन सा, खरीफ में भी और रबी में भी। और 2006 में 2007 में कितना उत्पादन होता था वो पूछ सकता है। और पूछेगा सबसे प्रमुख उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा जिला में होता है,
तो सबसे कौन सा जिला में होता है, तो पटना जिला में। दूसरे स्थान पे कौन है ये पूछ सकता है, तीसरे स्थान पे कौन है जिला, ये सब क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। अब व्यावसायिक फसलें, व्यावसायिक फसलें मतलब कमर्शियल क्रॉप, उस वैसा फसल जो कमाने के लिए लोग बोते हैं, ठीक है, उसको हम लोग व्यावसायिक फसल बोलते हैं। जैसे गन्ना, तो गन्ना ऊख जो होता है हम लोग क्या है इसको, इससे चीनी निकलता है, चीनी निकलता है तो इससे क्या होता है पैसा लोग कमाते हैं। ऐसा तो नहीं ना करता है गन्ना खाने के लिए लोग बेच बोता है, ऐसा कोई नहीं करता है, उसको क्या कहता है उद्योगों में बेच दिया जाता है, बेचकर पैसा कमाया जाता है, ठीक है। हमारे राज्य में गन्ना खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां विद्यमान है। मतलब हम लोग को अगर राज्य को बात करें बिहार के, तो क्या होता है कि गन्ना की खेती एक अच्छा परिस्थिति, मतलब अच्छा इसके गन्ना की खेती के लिए यहाँ पर बिहार में माना जाता है, ठीक है। फिर भी गन्ना के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है। तो कम होने का इसका कारण क्या है, ऐसे कहाँ पे महत्वपूर्ण पहले उगाया जाता है, तो उत्तरी और पश्चिम भाग में इसकी खेती प्रमुखता है। मतलब कहाँ पे ज़्यादा किया जाता है, तो उत्तरी और पश्चिमी भाग में ज़्यादा होता है गन्ना की खेती। गंडक, बागमती, कमला, घाघरा नदियों के दोआब प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। कहाँ कहाँ पे, तो ये सब नदी का घाटी जो है यहाँ यहाँ पे प्रमुख उत्पादन किया जाता है। अगर 2006 और 2007 का बात करेंगे तो कितने भूमि पर गन्ना उगाया जाता था, तो 117,000 हेक्टेयर भूमि पर गन्ना उगाया जाता था, ठीक है। इसका उत्पादन कितना था, तो 5,338,000 मीट्रिक टन उत्पादन था। तो उत्पादन याद रखना है, और इसका कितना भूमि पर इसका खेती किया जाता था। मतलब कई वर्षों से गन्ना उत्पादन में वृद्धि हो रही है। मतलब अगर वृद्धि का बात करेंगे तो गन्ना के उत्पादन में वृद्धि हो रही है कई वर्षों से। किंतु 2005 और 2007 की तुलना में 2006 और 2007 के क्षेत्रफल में उत्पादन दोनों में वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। दोनों में अगर वृद्धि देखा गया कि वृद्धि हुआ है। 2005 का बात करेंगे, 2005 और 2006 के वर्ष में तो 1,100 हेक्टेयर भूमि पर गन्ना की खेती की जाती थी। इसका उत्पादन कितना था, तो 42.2 हजार मीट्रिक टन था, ठीक है। वही गन्ना का उत्पादन पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है पहले स्थान पे, कौन सा जिला, पश्चिमी चंपारण। और दूसरा तीसरा स्थान पे कौन सा है, तो गोपालगंज और पूर्वी चंपारण आता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग जूट के बारे में, जूट के उत्पादन के बारे में बिहार में। तो जूट का उत्पादन बिहार में कहाँ पे किया जाता है, तो उत्तर पूर्वी जिलों में किया जाता है। जो उत्तर और पूर्व के जिले आते हैं वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, इसलिए जूट को उत्पादन के लिए अधिक वर्षा चाहिए। इसलिए कि ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जूट का खेती ज़्यादा होता है। जो जूट का उत्पादन उपयुक्त है। संपूर्ण देश में 8% जूट का उत्पादन कहाँ से होता है, तो बिहार से। और पूरा देश का बात करेंगे तो बिहार से 8% उत्पादन होता है जूट का। और पश्चिम बंगाल और असम के बाद बिहार तीसरे स्थान पे आता है। और पश्चिम और असम के बाद हम लोग बात करेंगे तो बिहार तीसरे स्थान पे आता है जूट के उत्पादन में, ठीक है। और 2006 और 2007 का बात करेंगे तो 1.45 लाख हेक्टेयर पर लगभग कितना, इतना हेक्टेयर जमीन पर लगभग कितना, तो 14 लाख गांठ जूट का उत्पादन किया जाता था। इतना उत्पादन होता था, 14 लाख गांठ जूट का उत्पादन किया जाता। किंतु अब इसके उत्पादन में तेजी से गिरावट हो रही है। अब अगर बात करेंगे तो इसके उत्पादन में क्या हो रहा है, तेजी से गिरावट हो रही है, मतलब कमी आ रही है। पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज, सहरसा, मधुबनी, यहाँ में मधेपुरा, यहाँ मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जिलों में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से हो रहा है, ठीक है। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, जूट का उत्पादन किया जा रहा है। अब पढ़ेंगे तंबाकू के बारे में। तंबाकू, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टबैको। तंबाकू उत्पादन में बिहार भारत का कहाँ, छठा स्थान पे आता है। भारत में बिहार का बात करेंगे तो तंबाकू 6 नंबर पे आता है यहाँ पर उत्पादन में। इसकी खेती के लिए गंगा के दिराया मतलब गंगा का जो नज़दीक का क्षेत्र होता है उसी को हम लोग दिराया बोलते हैं। दिराया क्षेत्र, गंगा के पास का क्षेत्र को हम लोग दिराया क्षेत्र बोलते हैं। कोई भी नदी के पास के क्षेत्र को हम लोग दिराया क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका खेती की जाती है, ठीक है। इसमें है समस्तीपुर, वैशाली जिले में के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन सा 2 जिला दिया हुआ है, समस्तीपुर और वैशाली जिले में ये खेती प्रसिद्ध है, मतलब ज़्यादा यहाँ पे होता है।
इसके अतिरिक्त दरभंगा, पटना, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर जिलों में भी इसकी खेती की जाती है। तंबाकू की खेती इन जिलों में 104, इन जिलों में कितना होता है तो 104 हेक्टेयर जमीन पर किया जाता है। और कितना उत्पादन होता है तो 140,000 मीट्रिक टन तंबाकू उत्पादन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्जी, फल एवं मसाले। देखो जो भी है सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, ज़्यादा होता क्या है कि इसमें हम लोग को याद करना पड़ता है। इसमें हम लोग ज़्यादातर याद करना पड़ता है, ज़्यादा समझने वाला चीज़ नहीं रहता है। बहुत कम ही चीज़ हम लोग को समझने वाला रहता है। इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई क्या करना है कि अब एक बार हम बोल कर समझा दिए तो इसको अपने से पढ़ के याद करने की कोशिश करना है, इसका क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। सब्जियाँ, फल एवं मसाले के बारे में। तो बिहार में सब्जियों का अंतर्गत क्या क्या आ जाता है तो आलू, प्याज, भिंडी, परवल, लौकी, पालक, लाल साग, लोबिया, फूल गोभी, पटल, पत्ता गोभी आदि, ये सब क्या आ जाता है सब्जी में आ जाता है। तो ये सब इतना सारा नाम हम लोग पहले से ही पता है, सब्जी में ये सब आता है। इसमें आलू सबसे प्रमुख सब्जी ही नहीं, पर आलू क्या है इसमें से प्रमुख सब्जी माना जाता है, बल्कि खाद्य पदार्थ भी है, मतलब खाने में भी ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ प्रमुख सब्जी ही है, इसको खाने में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसलिए कि हम हर एक घर में मिलेगा आलू खाने को, आलू हर एक जगह मिल जाता है। इसकी खेती बिहार में लगभग सभी जिलों में होती है। तो बिहार के जितना भी जिला है सभी जिलों में इसकी खेती की जाती है। कुछ जिलों में खेती दो दो फसलों में होती है, मतलब कुछ कुछ जिलों में दो दो फसलों में की जाती है, एक बार नहीं साल में 2 बार। बिहार में आलू का कुल उत्पादन कितना है तो 5,66,000 मीट्रिक टन है। और इस कितना भूमि पर इसका खेती किया जाता है तो 1,68,000 हेक्टेयर भूमि पर इसका खेती किया जाता है। पटना और नालंदा आलू पैदावार में अग्रणी है। पटना और नालंदा सबसे आगे है आलू का पैदावार करने में। प्याज की खेती भी मुख्य रूप से पटना नालंदा जिले में की जाती है। कहाँ पे प्याज की खेती की जाती है तो पटना और नालंदा में मुख्य रूप से किया जाता है। नवादा, गया, जहानाबाद में प्याज की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। यहाँ प्याज के कुल उत्पादन कितना होता है तो 3,55,000 मीट्रिक टन होता है। अब अन्य सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर, अगर दूसरे सब्जी के बारे में बात करेंगे तो दूसरे सब्जी का भी खेती किया जाता है, लेकिन कहाँ पे तो गंगा, गंडक, बागमती के दियारा क्षेत्र मतलब क्या उसके आसपास के क्षेत्र में किया जाता है। इसलिए पानी की सुविधा आसानी से मिल पाती है। पटना और उसके आसपास के बड़े भूभाग में अनेक प्रकार की सब्जियां की पैदावार की जाती है। अब आएंगे हम लोग मिर्च के सब्जी के बारे में जानेंगे। सब्जी के बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खेती किस बिहार में किसका किया जाता है तो आलू का, तो भी ध्यान में रखना। अब मिर्च के बारे में पढ़ेंगे, चिल्ली मिर्च की खेती दियारा क्षेत्र में, इसको भी दियारा क्षेत्र में भी किया जाता है, मतलब समुद्र गंगा जो भी नदी के किनारे का क्षेत्र होता है वहाँ पर ही इसको किया जाता है। गंगा के दोनों किनारों के बृहद पैमाने पर किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है गंगा के किनारे, ठीक है। बिहार के अन्य मसाले, हल्दी, मसाले में क्या क्या आ जाता है तो हल्दी आ जाता है, अदरक आ जाता है, धनिया, सौंफ, लहसुन भी, इसकी भी खेती की जाती है बिहार में। मौसमी फसलों, मौसमी फसल जो मौसम के टाइम, मतलब हर एक मौसम में नहीं होता है, कभी एक मौसम में जो फसल होता है जैसे फल होता है। तो फल के बारे में हम बात करेंगे तो आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता, सिंघाड़ा एवं मखाने बिहार में उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। आम के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट महत्वपूर्ण है तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा प्रसिद्ध है आम के लिए, ठीक है। लीची के लिए मुजफ्फरपुर, वैशाली प्रसिद्ध है, ठीक है। ज़्यादातर मुजफ्फरपुर, वैशाली में लीची की उत्पादन किया जाता है। वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर में बड़े पैमाने पर केले का बागान विकसित किए गए, वहाँ पर केले की खेती बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। मखाने के लिए मधुबनी एवं दरभंगा जिला प्रसिद्ध है। मखाने के लिए, मखाने क्या होता है, मखाने के लिए कौन सा जिला तो मधुबनी और दरभंगा जिला प्रसिद्ध है। तो मखाने उसको बोलते हैं जो कि औषधि वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कुछ दिहारा क्षेत्र में, मतलब नदी के किनारे क्षेत्र में क्या क्या उगाया जाता है, तो खीरा, ककड़ी, तरबूजा, ये सब की खेती भी किया जाता है। मखाड़े भी मतलब फल का ही पार्ट है। और तो कृषि समस्या, कृषि की समस्या क्या है बिहार में? भूमि का होते हुए भी कृषि लोग अच्छे से क्यों नहीं कर पाते, तो इसका समस्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है बिहार में 90% आबादी देहाती में रहने वाले लोगों की, ठीक है। 80% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, मतलब 80% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन फिर भी कृषि की समस्या क्या है, तो सबसे पहला समस्या क्या है? मिट्टी कटाव और गुणवत्ता की हार। क्या होता है कि मिट्टी कटाव क्यों होता है? मिट्टी कटाव के कारण हम लोग वर्षा के जल, बाढ़ आना, ये सबसे क्या होता है, मिट्टी कटाव हो जाता है, जिसमें मिट्टी उपजाऊ नहीं रह पाता है। मिट्टी उपजाऊ नहीं रह पाता है तो खेती अच्छा नहीं हो पाता है, गुणवत्ता उसका खत्म हो जाता है, ठीक है, ह्रास हो जाता है। दूसरा है कि घटिया बीजों का उपयोग। बिहार में लोग क्या करते हैं, जो कि अच्छे से बीज, उच्च कोटि का बीज आ रहा है उसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि कृषि में वृद्धि नहीं हो रही है। खेतों में छोटा आकार, खेतों का छोटा आकार, बिहार में एक और खेत का कितना, सबका छोटा छोटा आकार है, किसी के पास कोई बड़ा आकार का खेत नहीं है, ठीक है। ये भी एक समस्या है। किसानों के रूढ़िवादिता, तो रूढ़िवादिता मतलब क्या होता है, बिहार के किसान क्या करते हैं, जो परंपरागत, मतलब जो पहले से लोग जैसे यूज करते आ रहे हैं वैसे ही लोग खेती करना चाहते हैं, कुछ नया टेक्निक यूज करना नहीं चाहते, ठीक है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि कृषि में सफलता नहीं मिल पा रही। अब बिहार के भौगोलिक क्षेत्र इतना लाख 93.6 लाख हेक्टेयर में इतना हेक्टेयर बढ़कर ग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है। इसमें इतना लाख हेक्टेयर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। अब देखो कृषि का अगर बात करेंगे तो इतना लाख हेक्टेयर हम लोग के पास है, लेकिन इसमें से 64 लाख हेक्टेयर क्या है, बाढ़, जिसमें जहाँ पे दहाड़ आ जाता है, ठीक है। तो वैसा क्षेत्र है जहाँ पे दहाड़ आ जाता है, जिससे खेती में बहुत नुकसान हो जाता है, कृषि में बहुत नुकसान हो जाता है। कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र इतना प्रतिशत ही निबल बुआई, मतलब निबल मतलब क्या होता है, मतलब टोटल बुआई का क्षेत्र आता है, ठीक है, इतना प्रतिशत, उसमें से 40% से अधिक कृषि क्षेत्र क्या हो जाता है, अनुप्रयोग रह जाता है, मतलब लोग प्रयोग नहीं कर पाते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें 40%। बिहार में 9.1 लाख हेक्टेयर भूमि जल जमाव ग्रस्त है। क्या होता है बिहार में कितना, जहाँ पे बाढ़ हमेशा पानी लगा हुआ रहता है, 9.41 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसा है जहाँ पे हमेशा जल जमाव रहता है, ठीक है। इसमें 8.35 लाख हेक्टेयर भूमि उत्तर बिहार में पाया जाता है, उसमें जो 9.41 है, इसमें से 8.31 लाख हेक्टेयर भूमि कहाँ पे पाया जाता है, तो उत्तर के, बिहार के उत्तर साइड में, ठीक है। शेष भाग 1.6 कहाँ पे पाया जाता है, तो मोकामा, मोकामा एक जगह का नाम है, मोकामा टाल में पाया जाता है। बिहार देश का तीसरा बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य है, तो बिहार देश का तीसरा सब्जी उत्पादक राज्य है। बिहार देश का सबसे बड़ा अमरूद लीची उत्पादक करता है, सबसे उत्पादन में अगर फल का बात करेंगे तो अमरूद और लीची का उत्पादन करता है बिहार। और समस्या क्या है, कृषि का उत्पादन क्यों नहीं हो पाता, सिंचाई की समस्या, सिंचाई की समस्या है, मतलब पटौनी, जो हम लोग पटाई करते हैं, पटौनी करते हैं खेतों में, तो सिंचाई की भी बड़ा समस्या है, ठीक है। इसलिए हम लोग में कृषि में वृद्धि नहीं हो पा रही है। वैसे ही बाढ़ का भी समस्या है, बहुत बार बाढ़ आ जाता है, हमें पता है कि बाढ़ आने का कारण भी पता है कि इधर जो नेपाल वाला जो क्षेत्र है, उधर पहाड़ी वाला क्षेत्र, उधर से क्या होता है कि जो बांध बना हुआ है, बांध से तोड़ कर उधर से ज़्यादातर बहुत बारिश होने के कारण बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आने के चलते पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, जिससे कृषि अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये सब क्या है, 6 प्रमुख कारण दिया हुआ है कृषि के में वृद्धि नहीं होने के कारण। कृषि कैलेंडर क्या है, मतलब कब किसको बोया जाता है, कौन सा फसल कब होता है, उसके बारे में हम लोग कृषि कैलेंडर कहते हैं। मध्य जून में भारी वर्षा के बाद क्या होता है, खेत में हल चलाया जाता है। हल कब चलाया जाता है, तो जब मध्य जून में भारी वर्षा होता है उसके बाद। जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है, जुलाई में क्या किया जाता है, खरीफ की फसल बोई जाती है, जैसे कि धान वगैरह,
अगस्त में धान की पौधे प्रतिरूपित किया जाता है, मतलब उसको रोपा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरूपित किया जाता है। फिर सितंबर में खरीफ की फसल तैयार की जाती है। फिर सितंबर में खेत को रबी फसल में तैयार किया जाता है। अब रबी फसल बोने के लिए सितंबर में तैयार किया जाता है। जनवरी में रबी फसल की निकोनी की जाती है, मतलब उसमें पटौनी वगैरह होता है, उसको बढ़ोतरी किया जाता है। और मार्च अप्रैल में उसको क्या किया जाता है, फिर से काट लिया जाता है। तो ये क्या है, कृषि कैलेंडर है। जबकि गन्ना की खेती क्या होता है, 1 साल तक लगातार होते रहता है। अब जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जल संसाधन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बिहार में जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में जल संसाधन विशाल भंडार है। बिहार में जल का बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल पाया जाता है। हम दो प्रधान स्रोतों से प्राप्त करते हैं। कौन कौन सा, धरातलीय जल और भूमिगत जल। अब धरातलीय जल क्या होता है उसको भी पढ़ चुके हैं, जो कि क्या होता है, मिट्टी के ऊपर जो जल पाया जाता है उसको हम लोग धरातलीय जल बोलते हैं। भूमि का जो जमीन के अंदर आता है, जैसे कि मिट्टी के ऊपर क्या क्या जाता है, नदी के पानी हो गया, जलाशय हो गया, तालाब हो गया, सब क्या हो गया, धरातलीय जल हो गया। भूमिगत जल किसको बोलेंगे, कुआं, झरने, नलकूप, हैंड पाइप, जो कि जमीन के अंदर से पानी खींच के लाया जाता है। बिहार में जल संसाधन का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए की जाती है, गृह एवं घरों के लिए किया जाता है, और औद्योगिक मतलब जितना भी इंडस्ट्री वगैरह होता है वो सब संस्थाओं के लिए किया जाता है। लेकिन वर्तमान में 95% से अधिक संसाधन का प्रयोग सिंचाई में होता है। आज की डेट में बात करेंगे 95% जल संसाधन का उपयोग सिंचाई में किया जाता है। मानसून से वर्षा की अवधि मात्र 4 महीनों की होती है। जो मानसून होती है, वर्षा की अवधि मतलब 4 माहों तक वर्षा होती है। उसके अलावा अनियमित और असमान वर्षा भी होती है। अनियमित मतलब कह सकते हैं कि कोई ठीक नहीं रहता है, कभी होगा कभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 4 माह तक बोला जाता है कि हम लोग के बिहार में वर्षा होती रहती है। यहाँ कुछ फसलें शीत ऋतु में होती है, कुछ फसलें तो शीत ऋतु में मतलब ठंड के दिनों में, कुछ फसल शुष्क रहता है, मौसम शुष्क रहता है, मतलब सूखे दिनों में किया जाता है। गन्ना, आलू, प्याज आदि खेती ये सब का समय पर पानी देने की आवश्यकता होती है। गन्ना, प्याज और आलू की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या के अनुपादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे संख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग का अनुपादन भी बढ़ रहा है, बट सिंचाई की आवश्यकता बढ़ रही है। बिहार में सिंचाई के मुख्य साधनों में नहर, विधायी अगर सिंचाई की बात करेंगे बिहार में कौन कौन सा मुख्य साधन है, नहर के, कुआं, नलकूप, तालाब, आहर, पाई, ये सब प्रमुख साधन है जो कि सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। अब एक एक कर पढ़ेंगे। नहर हम लोग को पता है कि नहर क्या होता है। नहर तो हम लोग को पता होता है जिससे क्या होता है, नहर निकाल दिया जाता है, बीच में खाल कर दिया जाता है, दोनों तरफ से ऊंचा कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, पानी छोड़ा जाता है, इस पानी के थ्रू नहर में पानी आता है। यही पानी को क्या करते हैं लोग, किसान लोग कृषि मतलब सिंचाई करने में उस पानी का यूज करते हैं। बिहार में सिंचाई के लिए नहर प्रमुख साधन है। यहाँ कुल सिंचाई भूमि कितना है, अगर हम लोग बोलेंगे बिहार में तो नहर से कितना सिंचाई किया जाता है, तो 40.63% भाग नहरों से सिंचाई किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में नहरों का विकास अधिक हुआ है। अगर मैदानी क्षेत्र किसको बोलते हैं, जो बराबर समतल क्षेत्र होता है, जो कि नदी वगैरह के पास में जो बसने वाला शहर होता है सब क्या होता है, मैदानी क्षेत्र ही होता है। तो वहाँ पर ज़्यादा नहरों का यूज किया जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है, करने का कारण ये है कि समतल होता है, मतलब बराबर होता है, ठीक है। बराबर होने के कारण हम लोग ज़्यादा नहर बनाते हैं मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। मुलायम मिट्टी, विस्तृत कृषि क्षेत्र, सतत वाहिनी नदियाँ। सतत वाहिनी नदियाँ किसको कहते हैं, जो हमेशा जिसमें पानी रहता है, वैसा नदी जो जिसमें हमेशा पानी बहते रहता है उसको हम लोग सतत वाहिनी नदियाँ कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा जल आपूर्ति होता है। तो नहर जो बनता है, नहर में जल कहाँ से आता है, तो जो नदी रहता है उसी से जल की आपूर्ति कराया जाता है नहरों में। उत्तरी बिहार का बात करेंगे तो अधिकतर नदियाँ हिमालय से निकलने के कारण सतत वाहिनी होती है। देखो उत्तरी बिहार का बात करेंगे तो उसमें जितना भी नदी है
सब के सब किससे जुड़ा हुआ है? हिमालय से जुड़ा हुआ है। तो हिमालय से जुड़े हुआ होने की वजह से हमेशा उसमें क्या रहता है? पानी के बहाव रहता है। यह नहरों में वर्ष भर जल भरा रहता है, ठीक है, जल हमेशा नहर में रहता है। इसके विपरीत दक्षिण गंगा के मैदान, अगर दक्षिण गंगा के मैदान के बाद में बात करेंगे तो नहरें छोटा नागपुर पठार से निकला हुआ है, ठीक है, कारण बरसाती है, ठीक है। इसमें वर्ष भर जल नहीं रहता है। जो हम लोग छोटा नागपुर से जो पठार से जो नहर निकला हुआ है उसमें क्या होता है कि सालों भर पानी नहीं रहता है, ठीक है। उसमें मतलब नदियों पर बांध बनाकर जल इकट्ठा कर लिया जाता है। अब पानी नहीं रहता है, इसीलिए क्या किया जाता है कि जो नदी है, नदी के पास बांध बना लिया जाता है, बांध बनाकर जल इकट्ठा कर लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार खेतों तक पानी पहुंचा दिया जाता है। बिहार में कुछ नहरों का विकास आज़ादी के पूर्व और कुछ आज़ादी के पश्चात भी हुआ है। मतलब आज़ादी के पहले, कुछ आज़ादी के बाद। जो आज़ादी के पहले जो नहर बना हुआ है वो सब नहरों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। सोन नहर, ठीक है, सोन नहर सिंचाई परियोजना का एक भाग है। सिंचाई करने के लिए सोन नहर को बनाया गया था। यह बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है। ये सबसे पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है, नया परियोजना, ठीक है। इसे 1874 में किसके डिहरी पर निर्मित किया गया था। डिहरी जगह का नाम है, वहाँ पर इसको बनाया गया था। इसके दो नहरें निकाला गया था, एक पूर्वी पश्चिमी सोन नहरें और दूसरा कौन सा था? तो मतलब इसमें दो बनाया गया था, एक पूर्व पश्चिम सोन नहरें। इन नहरों द्वारा भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना के सूखाग्रस्त क्षेत्र में 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करने में ये मदद करता है। कौन कौन से जिला में? तो भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद जिले में। अब सारण नहर की बात करेंगे। सारण नहर भी बनाया गया है। ये कहा है गोपालगंज प्रखंड में 1880 में इस नहर का निर्माण किया गया था, ठीक है। ढाका नहर कहाँ पे? ढाका अनुमंडल में। कहाँ पे? ढाका अनुमंडल में ललल बकिया नदी पर है, ठीक है, ललल बकिया नदी पर है। यह एक छोटा नहर है जिसकी कुल कितनी लंबाई है? 30 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह एक छोटा सा नहर है जिसकी कुल लंबाई 30 किलोमीटर है और इसमें कितना सिंचाई किया जाता है? तो 4500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई किया जाता है इस नहर से। अब है ये सब कब का नहर है? तो आज़ादी के पहले का, ठीक है। अब त्रिवेणी नहर, इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1903 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में, भारत नेपाल सीमा पर। पश्चिमी चंपारण में, जो बिहार का जगह है, पश्चिमी चंपारण, भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के त्रिवेणी जगह पर, गंडक नदी के त्रिवेणी जगह स्थान पे इसका निर्माण किया गया था। इसका लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई हम लोग देखेंगे 1.094 किलोमीटर है और पश्चिमी चंपारण जिले में लगभग यह इतना लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करता है। 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करता है। अब आज़ादी के बाद के नहर देखते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले आता है आज़ादी के बाद का नहर कोसी नहर, ठीक है। कोसी नहर के बारे में जानेंगे। कोसी नदी ये कहाँ पे है? तो कोसी नदी पे है, ठीक है। भारत नेपाल सीमा पर एक कोसी नदी है, वहीं पर है। हनुमान नगर, कहाँ कौन सा जगह पर? तो हनुमान नगर के पास बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई। यहाँ से हनुमान नगर के पास बांध बना दिया गया है, 2 नहर निकाला गया है। कौन कौन सा? पूर्वी कोसी किनारे पर पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी कोसी नहर बनाया गया है। पूर्वी कोसी नहर की लंबाई कितना है? तो 144 किलोमीटर, ठीक है। पूर्वी कोसी नहर की लंबाई 144 किलोमीटर। इस मुख्य नहर की 4 शाखाएं है, मतलब इससे 4 नहरें और जुड़ा हुआ है। शाखाएं मतलब क्या? एक नहर हो गया, अब इससे एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, इससे 4 शाखा और नहर जुड़ा हुआ है। इसी को हम 4 शाखाएं बोलते हैं। कहाँ पे था? मुरलीगंज नहर, जानकी नहर, पूर्णिया नहर और अररिया नहर, ये 4 शाखाएं जुड़ा हुआ है। इस प्रकार की नहर की शाखाओं और उप शाखाओं सहित इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है? इसको जब पूरा लंबाई जोड़ा जाता है, जब सब शाखा और उप शाखा को जोड़ा जाता है तो 3400 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। इसके द्वारा कहाँ कहाँ पे? पूर्णिया,
सहरसा, मधेपुरा की जिलों में लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। अब पश्चिमी कोसी का बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितना है, 115 किलोमीटर की लंबाई है। इसमें कौन कौन सा जिला आ जाता है, दरभंगा जिले की लगभग 3 लाख भूमि की सिंचाई करती है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे गंडक नहर। तो गंडक नहर कितना किलोमीटर कहाँ पे है, सबसे पहले गंडक नदी के किनारे है, त्रिनदी स्थान पे, त्रिनदी स्थान पे गंडक नदी के किनारे। इसका लंबाई कितना है, तो 85 किलोमीटर। दक्षिण वाल्मीकि नगर के पास इतना किलोमीटर 743 किलोमीटर लंबाई और 760 मीटर ऊंचाई बांध बनाकर किया गया है। इतना मीटर लंबाई और इतना मीटर ऊंचाई बांध बनाकर इसका बनाया गया इस नहर को। इस बांध से पश्चिम की ओर तिरहुत नहर, पूर्व की ओर सारण नहर निकाला गया। इसी से क्या किया जाए, बांध बनाकर क्या किया जा रहा है, तिरहुत नहर और पूर्व के तरफ सारण नहर निकाला गया है। तिरहुत नहर से सारण जिले की लगभग कितना, वो 8.1 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई किया जाता है। सारण नहर से चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिले में लगभग 6.9 हेक्टेयर भूमि का भी सिंचाई किया जाता है। किससे, गंडक नहर से। अब नलकूप हम लोग पाएंगे, नलों की सहायता से जो सिंचाई किया जाता है। ठीक है, सिंचाई के लिए नहर के बाद दूसरा प्रमुख स्थान है, नहर के बाद ये दूसरा प्रमुख स्थान है जो कि नलकूप से सिंचाई किया जाता है। आज़ादी के पहले बिहार नलकूपों की व्यवस्था नहीं थी, नहीं के बराबर थी मतलब, लेकिन आज़ादी के बाद नलकूपों की व्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ाया गया। ठीक है, इससे कुल सिंचाई कितना किया जाता है, तो 38.77% बहुत तेजी से होने वाले लगी है। ठीक है, इतना भूमि का सिंचाई किया जाता है और कुल सिंचाई भूमि इतना प्रतिशत की सिंचाई की जाती है। ठीक है, नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ पे किया जाता है, तो समस्तीपुर, सीतामढ़ी जिलों में की जाती है। अब कुआं का बात आ गया, तो आज के डेट में लोग कुआं का यूज करना बंद कर दिया है, कुएं का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इसके बावजूद भी थोड़ा 2% मात्रा में कुएं का प्रयोग करके सिंचाई किया जाता है। कुएं का मतलब क्या होता है कि क्या किया जाता है, गड्ढा खोद दिया जाता है, गड्ढा खोद के खाल खोद के नीचे क्या होता है, भूमिगत जल निकाला जाता है, उससे सिंचाई लोग करते थे पहले के ज़माने में, लेकिन आज के ज़माने में नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आज के ज़माने में भी 2% लोग करते हैं। ठीक है, इसके दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण जिले में प्रमुख इससे कुएं से सिंचाई किया जाता है। दक्षिणी मैदान भागों में, उत्तर मैदानी भागों में कुएं से सिंचाई काम अधिक होता है। कौन सा भागों में, तो दक्षिणी के मैदानी भागों में, उत्तर के मैदानी भागों से कुएं की सिंचाई ज़्यादा किया जाता है। कंपेयर किया जाता है दक्षिणी और उत्तरी भागों में, तो उत्तर में ज़्यादा किया जाता है। इनमें नवादा आ जाता है, नालंदा आ जाता है, गया, जहानाबाद जिले में प्रमुख है जहाँ पे कुएं से सिंचाई किया जाता है। कुएं के जल स्तर ऊपर होने के कारण कुआं का निर्माण आसानी से हो पाता है। जहाँ पे जिस जमीन का जल स्तर, मान लो कि ये पूरा जमीन है, ठीक है, जमीन के पास यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक जल भरा हुआ है, तो जल स्तर क्या कहलाएगा, बहुत ऊपर कहलाएगा। लेकिन मान लो कि यहाँ जल स्तर यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब जल स्तर बहुत नीचे में है, तो जल स्तर जहाँ पे ऊपर रहता है वहाँ पे कुएं का सुविधा अपनाया जाता है सिंचाई करने के लिए। अब हम लोग तालाब के बारे में पढ़ेंगे। तालाबों द्वारा सिंचाई करना एक अन्य कार्य में उपयोग हमारे पुरानी पद्धति है, मतलब पुराने ज़माने से एक तालाबों से सिंचाई कर रहे हैं लोग। ठीक है, गांव, नगरों, शहरों में भी इससे सिंचाई किया जाता है। अब अगर बिहार का बात करेंगे तो बिहार में क्या होता है कि तालाब को छठ पूजा के अवसर पे इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए लोग तालाब ढूंढते हैं। मान लो कि यहाँ पे नदी वगैरह नहीं है, तो छठ पूजा करने के लिए क्या हो, तालाब ही लोग बनाएंगे, तो इसलिए तालाब लोग बनाते हैं छठ पूजा वगैरह करने के लिए, तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। अब 2 प्रकार के तालाब भी होता है, एक तो प्राकृतिक जो पहले से बना हुआ रहता है, जो कृत्रिम लोग जो खुद अपने से लोग बनाते हैं, उसको हम लोग कृत्रिम तालाब में लाते हैं। ठीक, इस भाग में मुलायम मिट्टी के कारण जमीन क्या होता है, खोद कर तालाब बनाया जाता है। मुलायम मिट्टी होता है इसीलिए वहाँ पर खोद कर क्या किया जाता है, तालाब बना दिया जाता है। इन तालाबों में क्या मछली पालन भी किया जाता है या मखाने की खेती की जाती है। मखाने मतलब क्या होता है,
औषधि वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। ये हमेशा तालाब वगैरह में ही या क्या बोलेंगे नदी वगैरह में इसकी खेती की जाती है मखाने की, जो कि औषधि वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। भारत में 9% कृषि का योग इससे सिंचाई किया जाता है, तालाबों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, बिहार में तालाबों द्वारा सिंचाई कुल कितना किया जाता है 2.10% रह गया है। बिहार में मतलब बहुत, पूरा भारत में 9% है, बिहार का बात करेंगे 2.1% रह गया। तालाबों द्वारा सिंचाई कौन सा जिले में होता है, तो मधुबनी जिले में प्रथम स्थान है, जहाँ सबसे ज़्यादा मधुबनी जिले में होता है, जहाँ इसमें 17,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है तालाबों से। दूसरी स्थान पर कौन सा जिला आता है, तो नालंदा में आता है, और 12,000 हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई की जाती है, कहाँ पे, नालंदा में। अब अन्य साधन भी कुछ कुछ है, जैसे कि सिंचाई करने का कुछ अलग अलग साधन, पइन, आहर, झील, पोखर, कृत्रिम झील, डेकू, मोट आदि, ये सब क्या है, अलग अलग प्रकार के सिंचाई करने के साधन है। इनमें पइन और आहर प्रमुख है। इसमें प्रमुख कौन है, पइन और आहर। तो पइन और आहर क्या होता है, तो ये एक प्रकार का सिंचाई होता है। ठीक है, तो ये सिंचाई किया जाता, कैसे किया जाता है, तो ड्रॉप सिंचाई बोलते हैं इसको, ड्रॉप सिंचाई। ठीक है, ये हम लोग साइंस में पढ़ना अच्छे से, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें डिटेल पढ़ना नहीं। तो ये सब कौन कौन सी जगहों पर इससे सिंचाई किया जाता है, तो रोहतास में, गया में, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, पटना जिलों में इससे सिंचाई की जाती है। अब नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, तो ये क्या है, तो इसके तहत क्या होता है कि जो बाढ़ वगैरह आता है, ठीक है, जल का अपार संसाधन का जरूरत है हम लोग को। ठीक है, बाढ़ का भी बहुत नुकसानदायक होता है हम लोग के लिए, बिहार के लिए मुख्यतः, और सूखे मतलब सूखा भी पड़ जाता है। तो ये सबको देखते हुए क्या किया गया, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाया गया, जिसके तहत एक काम से, बहुउद्देशीय मतलब होता ही है कि एक चीज़ से बहुत सारा चीज़ उपयोग करना। तो इसके तहत हम लोग जल से विद्युत बना सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं, विद्युत का सिंचाई कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, पेयजल कर सकते हैं, पीने का जल भी प्राप्त कर सकते हैं, और औद्योगिक उपयोग के लिए मतलब इंडस्ट्री वगैरह उपयोग के लिए, मनोरंजन के लिए, यातायात के लिए बहुत सा अलग अलग साधन का प्रयोग कर सकते हैं। किससे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से। ठीक है, इसको देखते हुए 3 प्रमुख नदी घाटी परियोजना बनाया गया। तो पहला सबसे है सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। अन्य परियोजना भी है, लेकिन 3 ही मुख्य पढ़ना है हम लोग को, और भी है दुर्वाती जलाशय परियोजना, चंदन बहुआ परियोजना, बागमती परियोजना, बरनार जलाशय परियोजना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोन नदी घाटी परियोजना। तो परियोजना इस क्या है, सबसे पुराना परियोजना है, सोन नदी घाटी सबसे पुराना परियोजना है, पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, इसका विकास कब हुआ था, अंग्रेज के टाइम में ही हुआ था, 1874 ईस्वी में सिंचाई के लिए इसको बनाया गया था। ये कहाँ पे था उसके बारे में पढ़ेंगे। डेहरी के पास, पूरब एवं पश्चिम, डेहरी एक जगह का नाम है, उसी के पास पूरब और पश्चिम के नहरें निकाली गई थी। इससे क्या किया जाता, पूरब और पश्चिम के नहरें निकाली गई थी, जिसकी कुल लंबाई कितना था, 130 किलोमीटर थी। इस नहर से पटना एवं गया जिले कई शहरों की शाखाएं जुड़ी थी। मतलब इस नहर से बहुत सारा और भी नहर जुड़ा हुआ था, जो कि पटना और गया जिले से होकर जाने वाला। ठीक है, शाखाएं और उप शाखाएं भी विकसित की गई थी। शाखाएं और उप शाखाएं का मतलब क्या है, मान लो कैसे एक नहर जा रहा है, अब इससे एक साइड से कोई शाखा निकल गया, तो इसको हम लोग एक शाखा बोलेंगे। अब इस शाखा में से एक और शाखा ऐसे निकल गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, उप शाखा बोलेंगे। इसको तो हम लोग शाखा बोल दिए, ठीक है, इसको हम लोग उप शाखा बोलेंगे। उप शाखाएं विकसित की गई है, जिसमें औरंगाबाद आता है, भोजपुर आता है, बक्सर आता है, रोहतास जिले भूमि सिंचाई की जाती है, ये सब जिलों में। अब कुल 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है इस परियोजना से। ठीक है, कितना, तो 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। क्षेत्र प्रवाहित क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने से बिहार का
दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर का उत्पादन बढ़ गया। तो इस सोन नदी घाटी परियोजना के तहत सिंचाई क्या हो गया, बढ़ गया। सिंचाई बढ़ने से क्या हो गया, प्रति हेक्टेयर फसल और उत्पादन में भी वृद्धि हो गई। ठीक है, इसमें चावल की अधिक खेती होने लगी, इसके कारण चावल की अधिक खेती होने लगी। इसके कारण से बिहार का क्या बोला जाता है, चावल का कटोरा बोला जाता है। इसी वजह से बिहार को चावल का कटोरा कहा जाता है। इस बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत क्या होता है, विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। शक्ति गृहों का स्थापना की गई, जिसमें कितना विद्युत हम लोग को मिलता है, 6.6 मेगावाट उत्पादन विद्युत भी इससे किया जाता है। ठीक है, पूर्वी नहर शाखा, इसमें जो पश्चिमी नहर शाखा से इतना और इसका पूर्वी नहर शाखा था उससे कितना बिजली उत्पादन किया जाता है, तो 3.3 मेगावाट की क्षमता विद्युत इससे उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना के नवीकरण पर विचार किया जा रहा है। मतलब नवीकरण मतलब क्या है, इसको बार बार ये हम लोग को चलते रहे, कभी खत्म हो ना हो सके। ठीक है, इस पर विचार किया जा रहा है। सोन नदी पर इंद्रपुरी के पास एक बांध का निर्माण प्रस्ताव भी किया गया। इसके लिए सोन नदी के पास एक बांध का निर्माण किया गया, मतलब प्रस्ताव रखा गया है, किया जाएगा फ्यूचर में। 550 मेगावाट पन बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। मतलब जब ये बन जाएगा, ये बांध बन जाएगा, तो इससे 550 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए लक्ष्य को रखा गया है। दूसरा प्रश्न है गंडक नदी घाटी परियोजना। तो गंडक नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश बिहार की यह संयुक्त परियोजना है। मतलब साथ में मिलकर बनाया गया एक परियोजना है, उत्तर प्रदेश और बिहार की। ठीक है, जो भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर में, कहाँ पे, भारत और नेपाल के सहयोग से, ये दोनों देश के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू किया है। ठीक है, इस परियोजना द्वारा बिजली सिंचाई तथा जल की आपूर्ति नेपाल को भी दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इस दिया जाता है। इस परियोजना द्वारा ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ भारत ही यूज करेगा, इसका बिजली सिंचाई और जल का प्रयोग नेपाल भी करता है। इस परियोजना का निर्माण भैंसा लोटन नामक स्थान पर किया गया था। कौन सा स्थान पर, तो भैंसा लोटन स्थान पर नदी के पास किया गया था। ठीक है, ये 773 मीटर लंबी अवरोधक बांध बनाकर, कितना लंबी, 773 मीटर लंबी अवरोधक बांध बनाकर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया। ठीक है, इसमें जलाशय का निर्माण किया गया। इस जलाशय से दो मुख्य नहरें निकलती है। जो ये जलाशय है, इससे दो मुख्य नहरें निकलती है। कौन कौन सा, पश्चिमी प्रमुख नहर और पूर्वी प्रमुख नहर। ठीक है, जो इन नहर प्रणाली द्वारा बिहार के 3 पश्चिमी जिले गोपालगंज, सारण और सिवान में लगभग कितना हेक्टेयर भूमि का सिंचाई किया जाता है, तो 4 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई किया जाता है। वाल्मीकि के पूर्वी भाग में पूर्वी मुख्य नहर निकाली गई है। इसे तिरहुत नहर भी कहा जाता है। इसको तिरहुत नहर भी कहा जाता है, जो पूरब के भाग में निकाला गया है। ठीक है, यह गंडक नदी के समांतर है। गंडक जो नदी है उसके समांतर इसको बनाया गया है। इसकी कई उप शाखाएं, मतलब बहुत सारा शाखा जुड़ा हुआ है, शाखा का भी शाखा, तो उसको हम लोग उप शाखा बोलेंगे। इन नहरों द्वारा पश्चिम चंपारण, इन नहरों द्वारा कहाँ पर सिंचाई किया जाता है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर जिले की 5 से 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस परियोजना के द्वारा वाल्मीकि नगर से थोड़ा पूरब, इस परियोजना के तहत क्या किया गया, वाल्मीकि नगर जो है उससे थोड़ा सा पूरब की तरफ हटकर उत्तर से गिरते हुए जल विद्युत केंद्र स्थापित कर लिया गया। जो जल गिरता था कितना, थोड़ा सा पूरब की तरफ, उससे जल विद्युत केंद्र स्थापित कर लिया, जिससे विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आपूर्ति करती है, जिसमें नेपाल का भी विद्युत उसमें आ जाता है। अब है कोसी नदी, यहाँ पे लिखा हुआ है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना है। ठीक, इस परियोजना के कल्पना कब किया गया था, तो
1996 ईस्वी में, लेकिन वास्तव में ये बना कब था, ठीक है, आरंभ कब हुआ था, शुरू कब हुआ था, तो 1955 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। यह परियोजना नेपाल सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास, मतलब ये तीनों सरकार का योगदान रहा इसको शुरू करने में। कौन कौन सा, तो नेपाल, भारत और बिहार सरकार के प्रमुख प्रयास रहा। फल है, मतलब तीनों का फल है जो कि ये बना हुआ है, कोसी नदी घाटी परियोजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि नदी के बदलते मार्ग को रोकना। जो नदी क्या हो जाता है कि अपना मार्ग बदल देता है, तो मार्ग बदलने का क्या होता है, मान लो कि होता क्या है कि नदी जब बहता है तो क्या होता है, जब बहुत सारा क्या होता है, कभी कभी बालू वाला मिट्टी जम जाता है, मिट्टी जम जाता है तो नदी ऐसे सीधे जाते रहता है, तो यहाँ से मार्ग कट के ऐसे घूम जाता है, इधर घूम जाता है। तो जब नदी के जब मार्ग बदल देता है तो मार्ग को बदलने से रोकने के लिए इस कोसी नदी घाटी परियोजना को निर्माण किया गया था, ठीक है। देखो मार्ग बदलने से क्या होता है कि मान लो कि पहले तो नदी इधर जाता था, अब इधर जाने लगा, तो इधर जो खेती वगैरह होता था तो यहाँ का तो मिट्टी खराब कर देगा, अब यहाँ पर खेती नहीं हो पाएगा। तो ये सब कारण आ जाता है जिससे कि सिंचाई, जिससे हम लोग क्या होता है कृषि पर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए कोसी नदी घाटी परियोजना को लाया गया, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो इसकी लंबाई कितना है, 240 किलोमीटर लंबे बाढ़ नियंत्रण घाट बांध का निर्माण किया गया। मतलब बाढ़ को एक बांध बनाया गया है, कितना किलोमीटर लंबा है, तो 240 किलोमीटर लंबी है। और पूर्वी नहर इसकी 4 प्रमुख सहायक नहरों द्वारा लगभग, देखो अब ये जो पूर्वी इसका नहर है, ठीक है, इसमें इसका 4 प्रमुख नहर जुड़ा हुआ है, ठीक है, सहायक नहर, जो कि 14 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई करने में योगदान दे रही थी, ठीक है। इससे पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिलों में सिंचाई होती है। इससे कहाँ कौन कौन से जिले में सिंचाई होती है उसके बारे में दिया हुआ है। पूर्वी नहर की और भी विस्तृत किया गया है। इसकी एक शाखा ताजपुर नहर निकाली गई है, इसका एक शाखा जोड़ा गया है जो कि ताजपुर नहर निकाला गया है, ठीक है। पश्चिमी नहर से कई उप नहरें निकलती है। जो पश्चिमी नहर, अभी तक हम लोग पूर्वी नहर के बारे में पढ़ रहे थे, पश्चिमी नहर जो है इसका, इससे भी कई सारा नहर निकलता है। पश्चिमी नहर लगभग कितना 35 किलोमीटर क्षेत्र में नेपाल में पड़ता है। कहाँ पे, नेपाल में पड़ता है। और शेष भाग कहाँ पे पड़ता है, तो मधुबनी एवं दरभंगा जिले में पड़ता है। कोसी बैराज 12,161.3 मीटर लंबा है। कितना लंबा है, कोसी बैराज कितना लंबा है, तो 12,161 किलोमीटर इतना मीटर लंबी है, जो कि 1963 में बनकर तैयार किया गया था। कब बनकर तैयार किया गया था, तो 1963 में। कौन सा, तो कोसी बैराज। दूसरे चरण में इस परियोजना द्वारा जल विद्युत संबंधित कार्य संपन्न। अब इसको दूसरे चरण में क्या किया गया, पहला चरण में तो सिंचाई के लिए इसको उपयोग किया गया, दूसरे चरण में इससे विद्युत उत्पादन करने के लिए इसको शुरू किया गया, ठीक है। पूर्वी कोसी नहर में शक्ति 20,000 किलोवाट की क्षमता विद्युत उत्पादन करती है, ठीक है। शक्ति गृह निर्धारित है, मतलब विद्युत क्या होता है, जो घरों में हम लोग यूज करते हैं विद्युत। अब कुछ ये सब भी पढ़ना है। दुर्गावती जलाशय परियोजना। दुर्गावती जलाशय परियोजना क्या है, तो इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है, कैमूर और रोहतास जिले से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई करने के लिए इसका बाढ़ नियंत्रण किया गया है, ठीक है। दुर्गावती नदी ये कहाँ पे बना है, तो दुर्गावती नदी के पास में बना है, कुद्रे के पास। यहाँ पे कुद्रे के पास। कब बना था, तो 1962 ईस्वी में इसको बनाया गया था। इससे कितना सिंचाई होता है, कितना भूमि, तो 17,325 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई किया जाता है, ठीक है। किंतु पर्याप्त सफलता नहीं मिला, लेकिन इससे हम लोग को जितना पर्याप्त सफलता मिलना चाहिए उतना सफलता मिला नहीं, तो इससे ज़्यादा लाभदायक हुआ नहीं, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया गया, ज़्यादा सफल नहीं हुआ, तो करमचार के पास इसी नदी पर इतना मीटर लंबी ऊंची बांध बनाने का परियोजना बनाया गया, जिसके तहत 36,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। तो फिर से परियोजना बनाया गया इतना मीटर लंबी ऊंचाई बांध का, जिससे इतना हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। अब आते ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना।
तो ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना क्या है? यह बहुउद्देशीय परियोजना है। मतलब बहुउद्देशीय का मतलब यही होता है कि इससे बहुत सारा काम करने के लिए, सिंचाई के साथ साथ विद्युत उत्पादन करने के लिए, पेयजल उत्पादन करने के लिए, अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? क्यूल नदी के पास। कहाँ पे? तो क्यूल नदी के पास ऊपरी भाग में हुई थी। इससे मुंगेर, लखीसराय जिलों में 14,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने की योजना है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरण संवर्धन संवर्धन मतलब इससे क्या करेंगे? यह तो सिंचाई हो अच्छा खासा, ठीक है, बाढ़ पर नियंत्रण हो, पर्यावरण में बढ़ोतरी ना हो, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। बागमती परियोजना, तो ये क्या है? ये परियोजना बागमती नदी पर सीतामढ़ी जिले में स्थित है। कहाँ पे? सीतामढ़ी जिले में। नदी के निचले भाग में रामनगर के समीप एक बांध बनाया गया। यह भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो समझ गए बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होगा। इसका उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, नदी कटाव को रोकने के लिए किया जाता है, और पर्यावरण को बढ़ाने से उसको भी रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा पूर्वी चंपारण, इसके द्वारा कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवनगर, मुजफ्फरपुर जिले और 1,19,080 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकती है इसके द्वारा, ठीक है। बरनाल जलाशय परियोजना, तो ये कहाँ पे आया था बरनाल जलाशय परियोजना? तो इसके द्वारा बरनाल नदी के पक्का बांध बनाकर जमुई जिले में, कौन सा जिले में? जमुई जिले में सूखा प्रभावित क्षेत्र में, जहाँ पे मतलब सूखा पड़ा हुआ है उस क्षेत्र में 22,400 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के काम हो सकेगा इससे। अब पढ़ेंगे हम लोग वन संसाधन के बारे में। तो वन संसाधन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग बिहार के वन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिहार में जब क्या हुआ कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ, तो बिहार में वन का बहुत कम मात्रा रह गया, ठीक है। वर्तमान समय में बिहार में 76.87% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन पाया जाता है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति वन भूमि औसत कितना है बिहार में? तो 0.05 हेक्टेयर ही है। लेकिन राष्ट्रीय औसत बनाया गया है कि एक आदमी के ऊपर कितना हेक्टेयर वन होना चाहिए? तो 0.53 हेक्टेयर वन होना चाहिए। उसके अपेक्षा बहुत कम है बिहार में वनों की मात्रा। अब बिहार में जो वन पाया जाता है वो दो प्रकार को पाया जाता है। कौन कौन सा? आर्द्र पतझड़ वन, आंध्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन। मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ नमी वाला पतझड़ वन हो गया, ये सूखा पतझड़ वन हो गया। तो ये दो टाइप का है, दोनों टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। तो आंध्र पतझड़ वन कहाँ पे, इसको बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार का वन दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र में होता है। कहाँ पे? दक्षिण पहाड़ी उत्तरी पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। सोमेश्वर दून में भी, सोमेश्वर दून एक जगह का नाम है, वहाँ पे 917 वर्ग में किलोमीटर में क्षेत्र में इस वन का विस्तार फैला हुआ है, ठीक है। इस प्रकार का वनों का मुख्य रूप से कौन कौन सा आ जाता है? तो साल, शीशम के वृक्ष में आगे है, ठीक है। इसमें मतलब प्रधानता है, मतलब आगे है। इसके अतिरिक्त बांस भी आ जाता है, सेवाई घास, महुआ, जामुन, कटहल, कुसुम, केंद्रू, गुलदर, अमलतास, गमहार, करांज आदि सब वृक्ष का प्रकार दिया हुआ है, जो कि आंध्र पतझड़ वन में पाया जाता है, ठीक है। बिहार में कुल इतना 6,374 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वन क्षेत्र है। अधिसूचित वन क्षेत्र किसको बोलते हैं? जो गवर्नमेंट के तहत आता है। और मात्र इतना 76 वर्ग किलोमीटर अति सघन, मतलब बहुत ज़्यादा सघन वाला पार्ट कितना है? 76 किलोमीटर भारत मतलब बिहार में है। अधिसूचित क्षेत्र में लगभग 50% भाग वीरान या निरूपित है। वीरान या निरूपित मतलब क्या? कहने का मतलब कि
इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सूखा पड़ा है, मतलब वन तो है लेकिन उसमें हरा भरा नहीं है, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद पढ़ना है सूखा, पढ़ना शुष्क पतझड़ वन। शुष्क मतलब क्या? सूखा। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, बिहार पूर्वी मध्यवर्ती भाग का तथा दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भागों में इस प्रकार का वनों का विस्तार है। बिहार में कहाँ पे? तो पूर्वी मध्यवर्ती और दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भागों में इस प्रकार का वन पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या? तो कैमूर और रोहतास जिले में इसका अधिक विस्तार है। कौन सा जिला में? तो कैमूर और रोहतास जिले में ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ के मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? तो खैर, बहेरा, पलाश, महुआ, अमलतास, शीशम, नीमहरे आदि है। तो ये सब प्रकार के प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो बिहार में वनों के वितरण बहुत ही असमान है। मतलब असमान का मतलब बहुत जगह कहीं पर है, कहीं पर नहीं के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मैदानी भागों में एवं दियारा क्षेत्रों में तो प्राकृतिक वनों पूर्णतः अभाव है। अगर मैदानी क्षेत्र का बात करेंगे और दियारा क्षेत्र किसको बोलते हैं? जो नदी के किनारे का एरिया होता है उसको हम लोग दियारा क्षेत्र बोलते हैं। और मैदानी क्षेत्र, दोनों जगह क्या है कि वनों का बहुत अभाव है, बहुत कमी है। जैसे सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, ये सब अलग अलग बहुत सारे जिला दिया हुआ है जहाँ पे क्या है? वन बहुत कम मात्रा में, न के बराबर पाया जाता है। ठीक है, और वही पश्चिमी चंपारण और कैमूर, बांका और जमुई, गया, मुंगेर का बात करेंगे तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में वन फैला हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं कृषि एवं निर्मित क्षेत्रों के विस्तार के कारण। कृषि और निर्मित क्षेत्रों के विस्तार, जैसे कृषि और निर्मित क्षेत्र का विस्तार हुआ है उसके कारण क्या हुआ कि वनों का विनाश हुआ है। ठीक है, वन खत्म हुआ है कृषि के कारण। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ वनों के महत्व संबंधी जागरूकता नहीं है। बहुत लोगों में जागरूकता नहीं है कि वन को बढ़ाया जाए। इन कारणों से भी बिहार में वनों का तेजी से ह्रास हुआ है, खत्म हुआ है। ठीक है, वनों का अभाव के कारण यहाँ जो वन जीव लोग है, ठीक है, उन लोगों को भी बहुत कमी महसूस हो रहा है। जितना भी जीव जंतु है चूँकि वनों में रहते हैं वो सब बहुत कम देखने को मिलता है। कारण यही है कि वन का ह्रास होना, वन का अभाव होना। मुख्य वन जीव को क्या है? तो बाघ है, चीता है, हिरन है, चीतल है, भालू है, बनैले सुअर, जंगली सांभर आदि, ये सब क्या है? वन जीव है। ठीक है, पक्षी में मोर आ जाता है, जल जीव में घड़ियाल आ जाता है, सोस आ जाता है, मगर प्रमुख है। ठीक है, ये सब क्या है? प्रमुख है, जो जल जीव में भी आता है। ये सब जल जीव यहाँ की नदियों में पाए जाते हैं। जो यहाँ के नदी है इसमें पाए जाते हैं। वनों का अंधाधुंध कटाई एवं पक्षियों के शिकार। अब देखो, वन का कटाई और पशुओं का शिकार की वजह से वन जीव की संख्या क्या हुआ? तेजी से घटते जा रहा है। वनों और वन जीवों का संरक्षण, तो इसको हम लोग कैसे बचाएं वन और वन जीवों को? तो बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र मात्र 6.78%, मतलब 6.87% भाग ही वनाच्छादित है। वनाच्छादित मतलब क्या होता है? जहाँ पे वन पाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय नीति के अनुसार कितना? 33% भाग में वनों का आच्छादित होना चाहिए था, मतलब वहाँ पे वन होना चाहिए था, लेकिन इतना हाई नहीं। कितना है? 6.87% ही वन है। अतः वनों की कटाई पर रोक, उद्योगों का विकास, विरूपित वन क्षेत्र के पुनर्वासित करने के साथ साथ कृषि वानिकी को भी बल प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब वन के कटाई को रोका जा रहा है, उद्योगों का विकास कम किया जा रहा है, जिससे वन का बचा रहे, वन खत्म नहीं हो। ठीक है, ये सब प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयासों के फलस्वरूप विरूपित वनों का पुनर्वासित क्षेत्र, ठीक है, विरूपित वन मतलब क्या? जो कि
क्या हो गया है, हम लोग उसको बोलेंगे जो सूख साख गया है, ठीक है, मतलब खत्म के कगार पे, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है कब से, 2004-2005 से। ठीक है, 2849 हेक्टेयर में बढ़कर कितना हो गया था, ये 15,237 हेक्टेयर हो गया था 2000। इसके अलावा वन रोपण में भी काफ़ी वृद्धि की गई है। वन का रोपण, वन जो लगाया जाता है, पेड़ के लगाया जाता है ज़्यादातर रोड के आसपास, ठीक है, तो उसमें भी वृद्धि की गई है। 2005 और 2007 में बात करेंगे तो 2 करोड़ से अधिक वृक्ष रोपण हुआ है, 2 करोड़ से अधिक। ठीक है, कृषि वानिकी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बिहार सरकार द्वारा उठाया गया है, राष्ट्रीय सम विकास योजना बनाया गया था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण कदम उठाकर क्या बनाया गया, राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत समुदाय आधारित वन प्रबंधन एवं संरक्षण की योजना प्रारंभ किया गया, मतलब बचाने और उसको रक्षा करने के लिए यहाँ पर योजना बनाया गया, जिसका नाम क्या था, राष्ट्रीय सम विकास योजना। इस कृषि के विनिकी से, कृषि वानिकी से न केवल राज्य की आय में वृद्धि होती, बल्कि कास्ट आधारित, कास्ट मतलब क्या होता है, लकड़ी आधारित जितना भी मतलब चीज़ बनाया जाता है उसमें भी उत्पादन में वृद्धि होगी। अब मान लो कि हम लोग वन क्षेत्र बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वन को बढ़ाएंगे तो उसमें से जो भी लकड़ी वगैरह निकलेगा, लकड़ी से जो भी सामान बनता है उसको भी क्या होगा, उसका भी उद्योग हम लोग के बिहार में बढ़ेगा। ठीक है, इन दिनों राज्य में सामाजिक वानिकी एवं व्यावसायिक वानिकी काफ़ी प्रचलन बढ़ गया है। ठीक है, सामाजिक और व्यापारिक वानिकी का काफ़ी प्रचलन बढ़ गया है, मतलब सामाजिक तौर पे लोग भी पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिए। इसका कहने का मतलब ये है, सामाजिक तौर पर भी पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिया, व्यावसायिक तौर पर भी। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, आप क्या जानते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना लगभग कितना 980 एकड़ क्षेत्र में विकसित हुआ है। यह बिहार, ये बिहार नहीं है, विहार है। ठीक है, बिहार मतलब जहाँ पे जंतुओं को रहने वगैरह के लिए बनाया जाता है। एकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। कांवर झील प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव, मतलब वहाँ पर रहने का जगह बनाया गया। कांवर झील, प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा था। ठीक है, कौन, डॉक्टर सलीम अली ने कहा था कि यह पक्षियों का स्वर्ग है। किसको, कांवर झील को। कांवर झील में 300 प्रजातियों का पक्षियों का अध्ययन एक साथ संभव है। उसमें लगभग 300 प्रजाति मतलब रहता है, जिसका अध्ययन एक साथ संभव है। बिहार में वन जीव प्राणियों के संरक्षण के लिए आदिकाल से कई रीति रिवाज प्रचलन है, कई धार्मिक अनुष्ठान तो वृक्षों के नीचे। अब देखो, बिहार का बात किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे वृक्ष का ही पूजा किया जाता है। अब पूजा लोग करेगा तो उसको काटेगा नहीं, उससे क्या होगा, वन बचेगा। तो ऐसा प्रचलन बिहार में है। इस राज्य में परंपरागत रूप से वट, पीपल, आंवला, तुलसी, ये सब पौधों का क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। तो ये सब पौधों का जब पूजा किया जाता है तो अभी से इसको काटा नहीं जाएगा। हमारे यहाँ चींटी से लेकर सांप जैसी विषैली जंतुओं का भी भोजन दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ये सब जीवों का पूजा किया जाता है। तो पूजा करेंगे तो फिर कोई इसको मारेगा नहीं, ठीक है, शिकार इसका नहीं करेगा। पक्षियों को भी दाने देने का प्रचलन है, पक्षी वगैरह को भी दाना दिया जाता है। ये प्रचलन बना के रखा हुआ है लोग पहले का ही। ठीक है, साथ ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वन प्राणियों के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर देखेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय मतलब पूरा भारत के स्तर पर, और राज्य का मतलब हम लोग बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दोनों के स्तर पर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा क्या संरक्षण के लिए कार्य चलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें 14 अभ्यारण्य एवं एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुल 2064.41 हेक्टेयर भूमि है। इसके अंतर्गत कितना भूमि का उपयोग किया जा रहा है, 2064.41 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाता है। इसमें पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, बेगूसराय जिला के अंतर्गत मंझौल अनुमंडल में
2500 एकड़ पर फैला कांवर झील है। दरभंगा जिला में कुश 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 कुशेश्वर स्थान वन जीवों के संरक्षण में प्रसिद्ध है। तो ये नाम दिया गया है कहाँ कहाँ पे वन जीवों के संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे बनाया गया। कुशेश्वर स्थान में पहली बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का फंसाया जाता था, लेकिन जन जागरूक पहले क्या कहते थे, अब जो पक्षी रहते हैं वहाँ तो क्या करते थे, उसको लोग फंसाते थे, ठीक है, पिंजरे में फंसा कर रखते थे। प्रवासी पक्षी मतलब क्या होता है कि जो एक पक्षी एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला रहता है, वो हमेशा एक ही जगह नहीं रहता है। लेकिन जन जागरण मतलब बहुत जागरूकता के बाद अब यह किसी भी प्रकार का शिकार का पूर्णतः वर्जित नहीं होता है, मतलब अब शिकार नहीं किया जाता है पक्षियों का। वन एवं प्राणियों के संरक्षण में राज्य सरकार के कई संस्थाएं कार्यरत है, मतलब बहुत सारी संस्था है जो कार्य कर रही है वन और वन प्राणियों को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए। इनमें वन पर्यावरण तथा जल संसाधन विकास विभाग प्रमुख है। इसमें कौन कौन सा संस्थान है, तो वन पर्यावरण तथा जल संसाधन विकास का संस्थान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कई स्वयं सेवी संस्थाएं भी, मतलब स्वयं सेवी संस्थाएं उसको बोलेंगे जो अपने से लोग अपनी इच्छा अनुसार संस्था बनाकर इस पर काम कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे स्वयं सेवी संस्थाएं, ठीक है। इसमें प्रयास, इसमें क्या है, तो प्रयास तरिमित्र प्रत्युष भागलपुर में मंदार नेचर क्लब प्रमुख है, ठीक है। अब यहाँ पर इस चैप्टर का समाप्त होता है। थैंक यू।